दुबारी से तेज रोने की आवाज़ें पूरे घर को गुजार रही थी। दाई अपनी झुकी कमर लिए जा चुकी थी और श्यामा अपनी दम छोड़ चुकी पत्नी के पास बिल्कुल शांत बैठे थे। गम का रुदन का कोई भाव उसके चेहरे पर ना था। बराबर पड़ी बिलखती बच्ची की ओर बिना एक नज़र देखे वो दुबारी से बाहर निकल आए। पत्नी की अंतिम क्रिया कर उन्होंने दुकान को ही अपना सदा का घर बना लिया। उनकी अर्धांगिनी अपने पीछे अपना एक अंश भी छोड़ गई है, उसकी खबर भी ना ली उन्होंने। चाची ने समाज के दबाव उसे गोद से तो लगाया, लेकिन दिल से कभी ना लगा सकी। और इस तरह इस दुनिया में राजस्थान के बरमेल में एक और अनचाहा जीवन शुरू हो गया। नाम रखा गया रूमी, लेकिन पुकारा उसे मनहूस ही जाता था। ए मनहूस, अठे के कर रही से? चल, म्हारे लाडेसर पे नज़र डालेगी क्या? चाची की आवाज़ आई तो अपने चचेरे भाई को घी चुपड़ी रोटी खाती देख रूमी अपने जीवन में एक सदा रही कमी को सोचती फुर्र से बाहर निकल गई। अपने घर के से अधिक तो उसे पड़ोस की ताई का घर भाता था। ज़्यादा अपनापन लगता था उसे। कम से कम उस घर में वो मनहूस न थी। 8 बरस की हो चली थी और पिता का प्यार भरा हाथ अभी तक भी सर पर ना पड़ा था। पिता को दुकान से कभी अरसे से घर आते देखती तो बस उनके कमरे में धुएं से अपना जिगर जलाते ही पाती। और एक दिन उस धुएं के साथ उसके पिता भी हवा में गुम हो गए, औरों के लिए बस चंद घंटों की धुंध छोड़ते हुए और उसके लिए सदा की। पिता का होना भर ही उसके सर पर एक साया था, जो भले ही फल ना देता हो पर छाया तो दे ही रहा था। अब राजस्थान की उमस भरी गर्मी में उसके सिर से वो छाया छीनकर पिता भी अपना रास्ता पकड़ चुके थे, अंत की ओर, जहाँ से कभी कोई वापस ना आता। पढ़ाई छुड़ा दी गई और हाथों में झाड़ू बुहारी पकड़ा दी गई। अब उस उमस में अपना मन तापती वो रेगिस्तान की रेत को और तपा देती थी। सब्जियों के काटने पर साथ में कटे हाथों को जब वो ताई से छुपाती मुस्कुराती तो ताई भी ऊपर वाले के भेदभाव से त्रस्त हो मन में उभरते उबाल को बड़ी मुश्किल से थाम उसके साथ ही मुस्कुरा देती। ताई के साथ बैठी वो काशीदाकारी कर रही थी। सुई में लिपटे धागे को ऊपर से नीचे लाकर वो कपड़ों को सुंदर रंगों में भर रही थी। एक यही काम था जिसमें लगी चोटें व इसमें मिले घाव उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान नहीं लाते थे। सुई धागे के साथ वो जैसे अपना दिल भी पिरो देती थी। उस कपड़े में उसके हाथों में से उभरे आकारों को देख कोई कह नहीं पाता था कि ये एक 10 साल की लड़की ने उकेरे हैं। अक्सर इनमें इतना खो जाती कि वो फिर उसकी ददरा चीखती और चाची की आवाज़ से ही खुलती और हाड़े को एक तरफ रख वो ताई को बाद में आने का कहकर निकल जाती, उस घर के लिए जहाँ घुसते ही एक बेचारगी सी उस पर जारी तारी हो जाती। बस एक ही चीज़ थी जो ना बदलती, उसकी चेहरे की मुस्कान। अब वो असली हो या नकली किसे फ़र्क पड़ता था। चाची के लिए तो वो उसकी बेशर्मी ही थी कि अपने माँ बापू को खा जाने के बाद भी उसके चेहरे पर वो मुस्कान चस्पा थी। कोई शायद ही जानता था उस मुस्कान के पीछे उसने किस भबक को दबाया था। भबक जो गरम रेत पर पड़े छींटों की भांति कड़कड़ की आवाज़ करती उठती थी, जिसके भीतर जब जब भी वो चौखट पर बैठी अपनी उम्र की लड़कियों को बस्ता टांगे स्कूल जाते देखती, तब जब वो 8-8 किलोमीटर के बस के सफ़र को करती घर के लिए पानी लाने के लिए, कमर पर लटकते उस मटके को देखती और फिर देखती उसी बस में बैठी गोड़ों पर किताबें टेक कर पढ़ती लड़कियों को। एक भपका उसके भीतर से गुजर जाया करता और फिर से और लेती वो वही मुस्कान जो बेशर्मी सी थी उसकी चाची के लिए। आज फिर दोबारी से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। सभी औरतें लाल जोड़े में रूमी से लिपट कर रो रही थी। आज उसकी विदाई थी। 17 साल की उम्र में उसे
उससे बड़े 10 साल बड़े आदमी से ब्याह दिया गया। सभी औरतों के आंखों में चंद लम्हों के लिए आंसू थे, लेकिन ताई और उसकी आंखें शायद भविष्य को भी अंधकार में देख बरस रही थी। अपनी आंखों में एक बार फिर एक भपका लिए और चेहरे पर फिर एक मुस्कान ओढ़े उसके अपने ससुराल की ड्योढ़ी पर कदम रख दिया। मायके में गरीबी में पली बढ़ी रूमी ससुराल में भी गुर्बत से रूबरू हो रही थी। पति के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिल गया था, लेकिन अब उसके जीवन में जंग के लिए जिम्मेदारियों से बनी और गुर्बत से सींची एक और दीवार खड़ी थी। लेकिन इस बार उसने मन बना लिया था उससे लड़ने का, उनसे जीतने का। दिन भर के काम से थकी वो आज फिर हाड़ा लेकर रात में बैठ गई थी। आसपास के घरों में रहती औरतों को सब्जी मंडी या कहीं और बाहर जाते वक्त पड़ती किसी थैले की ज़रूरत को देख उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जिसको अस्तित्व में लाने के लिए उसने पहला कदम बढ़ाया था। घर में घुसते ही पति ने उसे टोकते हुए कहा था, कोई अपनी आंखें फोड़ रही इनमें, इन सब से कुछ ना मिलना तन्ने, चल उठ आजा। उठकर उसने उनकी ज़रूरत पूरी की और फिर उसी कमज़ोरी के लम्हे में अपनी बात उनके सामने रख दी। देखो जी, मैं चाहूँ कि इस तरह के थैला बना बना कर इन्हें बेचूं, जो थारा साथ मिल जावे तो काम आसान हो जावेगा, न तो म्हारा ख्याल ख्याल ही रह जावेगा। उन्हें अपनी ओर ताकता देख एक बार फिर से बोली वो, एक बार हमारी बात मान कर तो देखो। मैं तो मान जाऊंगा, पर अम्मा को कैसे मनावेगी? वो तुम मारे पर छोड़ दो। अगले दिन उसने अम्मा को भी अपनी जलेबी जैसी बातों में उलझाना शुरू किया और उनकी भी हामी ले ली अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए। धागे से आकृति उकेर लेना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उस कपड़े को थैले का आकार देना ही उसके विचार का दूसरा चरण था, जिसके लिए एक सिलाई मशीन की ज़रूरत थी। ना तो उसके पास कोई सिलाई मशीन थी और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसा। बड़ी मेहनत से उसने हाथों से ही सिलाई करके अपना पहला थैला तैयार किया और फिर उसे पड़ोस में रहती कुछ औरतों के सामने रखा। थैला इतना सुंदर बनकर निकला था कि सभी की नज़रें जैसे उस पर टिक सी गई। उसका पहला थैला हाथों हाथ बिक गया और साथ ही कुछ और थैलों का काम भी उसे मिल गया। बात चौपाल तक पहुंच चुकी थी और फिर धीरे धीरे पूरे गांव में उसके हाथों की कलाकारी अब पूरे गांव के सिर चढ़कर बोल रही थी। हाथों से ही मशीन जैसी पक्की सिलाई और आकर्षक कला के ज़रिए अब बात गांव की चौपाल से बाहर गांवों तक पहुंचने लगी और अपने साथ वापस लाने लगी ख्याति और पैसा। घर की गुर्दत पर दूर करने में थोड़े से योगदान ने उसकी अहमियत अब घर में बढ़ा दी थी। बात तीसरे गांव में खुले लघु उद्योग संस्थान तक पहुंची और जैसे रूमी के भाग खुल गए। संस्था की दीदी को उसकी कला इतनी भाई कि उन्होंने उसे अपनी संस्था से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। उसने झट से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसके सपने में औरों की आंखें भी शामिल हो रही थीं। तपती रेत पर मीलों पैदल चलकर जब पैर रेत से धसे धसे जाते थे, उमस भरी गर्मी में घूंघट के भीतर से घर घर की धूल छानकर उसने अपनी कला को गांव गांव की हर औरत तक पहुंचाने का सपना साकार करने की ओर कदम बढ़ाया। अकेले सफ़र करने वाली रूमी के साथ अब कारवां बंद चला था। आसान न था ये सफ़र। हर घर से उसे कला के प्रेमी नहीं मिलते थे, कुछ एक से फटकार भी मिलती थी। ए जा न हमारे घर की औरतों को बहकावे ना, चूल्हा चौका छोड़ अब के ये थैला सीवेंगी। जा, अठे थारे बहकावे में कोई ना आने वाला। लोगों की चुपती बातें सुनकर वो भी अपने पैरों को थकने ना देती। जब सूरज अपने चरम पर आता तो एक भपका
अब उसके मन के साथ तन में भी उतर जाया करता था। लेकिन गुरबत को अपनी आंखों से इन 21 सालों से देखती आई रूमी ने उन औरतों को रोज़गार देने की ठानी थी, जिन्हें घर के चूल्हे चौके में सारा दिन जलने के बाद भी गुर्बत और नौकरी नाकारी के तानों का सामना करना पड़ता था। कोशिशों और मेहनत के दम पर उसका काफिला 500 औरतों तक पहुंच चुका था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चंद पढ़े लिखे व सम्मानित लोगों के बीच मंच पर खड़ी रूमी ने अपनी बात की शुरुआत खम्बा घड़ी के साथ की तो पूरा हॉल खम्बा घड़ी के शोर से गूंज उठा। आज रूमी के मन का भपका बोल बनकर उसके होठों से फूट रहा था। वो लड़की जिसने चौथी कक्षा भी पास ना की थी, उसका इस मंच तक का सफ़र अद्भुत है। ताई की सिखाई कला मुझे यहाँ तक ले आएगी, मैंने कभी सोचा न था। पर अब जब ये हो रहा है तो खुद को छूकर देखने का मन है कि ये सच है या सपना। चाची ने जब मारे बदन पर पहला थप्पड़ जड़ा था, उस समय उठी भभक आज जाकर शांत हुई है इस मंच के ज़रिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हुनर बस तुम्हारे जज्बे का मोहताज है। तो बस उठो और लगा दो अपना सारा जज्बा अपने हुनर में और फिर बस उस हुनर का साथ थामे उड़ चलो अपनी मंजिल की ओर। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा और सीढ़ियों से नीचे उतरती रूमी के जहन में पिछले कई साल एक रील की तरह चलने लगे। घर घर जाकर औरतों को रोज़गार देने का सफ़र अब फैशन शो की रैंप तक पहुंचने को था। अब तक मोहल्ले की महिलाएं की आँखों में रूमी के लिए प्रशंसा की जगह जलन ने ले ली थी। जगह जगह झुंडों में बात हो रही थी। कोई उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था और कोई उसकी किस्मत पर। केवल रश्क खाकर बेवजह ही उसे नीचे गिराने के तरीके खोज रहा था। इस सब का असर होना था और हुआ। घर में अम्मा ने हंगामा मचा दिया और अब तक उसने साथ खड़े पति का भी विश्वास डोलने लगा। वो सारा दिन घर से गायब रहती और अब उसका घर में ना रहना सभी को खलने लगा। भरी आंखों से अम्मा को एक तरफ बिठाती हुई रूमी बोली, अम्मा विश्वास कर म्हारा, मैं कुछ गलत ना कर रही। संस्था ने ही आयोजित किया है ये कार्यक्रम, सरकारी योजना है अम्मा। देख म्हारे एक कदम ने म्हारा तो भविष्य संवार दिया, लेकिन उन बाकी औरतों का क्या अम्मा, जिसके पास थारे जैसी अम्मा ना है और थारे जैसे पति। अम्मा म्हारे कारण अगर कुछ घर सुधर जाएं तो सोच कितना पुण्य मिलेगा तन्ने और मन्ने। आखिर अपनी चिकनी और प्यार भरी बातों की कोई काई पर उसने अम्मा और पति के पैरों को फिसला ही दिया था और चल पड़ी थी एक कदम और बढ़ाने और भरने उजियारा दूसरों के जीवन में। फैशन शो में जब उसके हाथों की कलाकारी से सजे कपड़े पहनकर लड़कियों और लड़कों ने जलवे दिखाए तो सभी को उसकी कला का लोहा मानना पड़ा। उस सरकारी आयोजन से काफ़ी पैसा अब उसकी संस्था तक पहुंच चुका था, जिसकी वो इस समय में प्रेसिडेंट थी। उसके इस फैशन शो से उसकी पहुंच अब राजस्थान के बाहर कर दी और 500 महिलाओं का काफिला कब 50,000 महिलाओं तक पहुंचा, इसका पता किसी को ही नहीं चला। सीढ़ियों से नीचे उतरती उस महिला ने अपने घर की मनहूस होने से हज़ारों औरतों की नायिका होने का सफ़र बड़ी मुश्किलों को पार करके अपने दृढ़ हौसले से दम पर आज आखिरकार पूरा कर ही लिया।